Hello, dear students. Today we are going to read a new chapter from the English book of the class ninth, Kaveri, How I Taught My Grandmother to Read, and it is written by Sudha Murthy. ऑथर सुधा मूर्ति कहती हैं कि जब वो 12 साल की थी तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के छोटे से गांव में रहा करती थी। उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ करता था और सुबह का न्यूज़पेपर दोपहर में आया करता था और वीकली मैगजीन उसके अगले दिन बस में आया करती थी। हम सभी को उस बस का बेसब्री से इंतज़ार रहा करता था। उन दिनों कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी नाम की लेखिका बहुत फेमस हुआ करती थी। उनके लिखने का स्टाइल बेहद इंटरेस्टिंग और कन्विंसिंग था, जिसे आसानी से समझा जा सकता था। उनकी स्टोरीज में ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ की कॉम्प्लेक्स या जटिल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का वर्णन हुआ करता था। परंतु ये बेहद दुख की बात है कि कर्नाटका लिटरेचर के लिए कि ऑथर त्रिवेणी की मृत्यु छोटी उम्र में या यंग एज में ही हो गई। पर आज भी 40 साल बाद लोग उनकी नॉवेल्स को बहुत पसंद करते हैं। त्रिवेणी की एक नॉवल काशी यात्रा सीरियल के रूप में कन्नड़ वीकली मैगजीन करमवीरा में सीरियल वाइज प्रकाशित हुआ करती थी। काशी यात्रा एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जिसका बहुत मन था कि वो वाराणसी जाए, क्योंकि हिंदुओं में मान्यता है कि काशी में भगवान विश्वेश्वराय की पूजा करने से अंतिम पुण्य प्राप्त होता है और इसी के लिए वो ओल्ड लेडी बड़ी मेहनत से काशी जाने के लिए पैसे जमा कर रही थी। वहीं इस कहानी में एक ऑर्फन यंग लेडी भी थी जिसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, परंतु शादी के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। कहानी के अंत में वो ओल्ड लेडी अपनी सारी जमा पूंजी काशी न जाकर उस अनाथ लड़की को उसकी शादी के लिए दे देती हैं और अंत में कहती है कि उस अनाथ लड़की की खुशी उसकी काशी यात्रा जाने से अधिक महत्वपूर्ण है या इम्पॉर्टेंट है। सुधा मूर्ति की दादी को पढ़ना नहीं आता था क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी और इसलिए हर वेंसडे वीकली मैगजीन जो आती थी उसे सुधा मूर्ति ही उन्हें पढ़कर सुनाया करती थी। कहानी सुनने के दौरान उनकी दादी अपने सारे काम भूलकर बड़े ध्यान से उस कहानी को सुना करती थी। बाद में उस कहानी को जुबानी याद भी कर लेती थी। वो भावनात्मक रूप से नॉवल के मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट से जुड़ चुकी थी। दादी को हमेशा उत्सुकता बनी रहती थी कि नॉवल के अगले एपिसोड की कहानी क्या होगी और जब भी वो नेक्स्ट एपिसोड आया करता था वो अपनी पोती या ऑथर से सुनाने के लिए इंसिस्ट किया करती थी। कहानी का नया एपिसोड सुनने के बाद दादी टेम्पल के कोर्टयार्ड या आंगन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर उस कहानी पर डिस्कशन किया करती थी और उस दौरान ऑथर और उनकी सहेलियां उसी मंदिर के कोर्टयार्ड में हाइड एंड सीक खेलती थीं। एक बार ऑथर सुधा मूर्ति को पड़ोस के गांव अपने कजिन्स के साथ शादी में या वेडिंग में जाना पड़ा। वो कहती हैं कि शादी में बड़ों की रोक टोक ना होने के कारण हम बच्चों ने वहाँ बहुत इंजॉय किया। ऑथर ये भी कहती हैं कि इसी कारण वो कुछ दिनों की जगह वेडिंग में एक सप्ताह के लिए रुक गई। जब ऑथर अपने गांव वापस आई तो उन्होंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा या रोते देखा। वो हैरान थी कि दादी तो कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या कठिन परिस्थितियों में भी परेशान नहीं हुआ करती थी। जब उन्होंने चिंतित होकर दादी से पूछा, क्या बात है अव्वा, क्या सब ठीक है? परंतु दादी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। वो गर्मियों की पूर्णिमा की रात थी जब सुधा मूर्ति डिनर कर खुली छत पर सोने चली गई। रात में उनकी दादी चुपचाप आकर उनके सिरहाने बैठ गई और बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगी।
ऑथर को लगा अव्वा, कर्नाटका की भाषा में माँ शब्द, उनसे कुछ कहना चाहती हैं। और फिर उन्होंने दादी से पूछा, क्या बात है, बताओ। दादी ने बताया, जब वो छोटी थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, और उनका ख्याल रखने और उन्हें सही राह दिखाने के लिए कोई भी नहीं था। उन दिनों लोग लड़कियों की शिक्षा या एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं गई, और जल्द ही यंग एज में उनकी शादी भी हो गई और फिर बच्चे। और जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए तो उन्हें उनके लिए खाना बनाना और उनको खिलाने में बहुत आनंद आया करता था। पर कभी कभी उन्हें स्कूल न जाने का अफसोस भी हुआ करता था, और इसीलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस को अच्छी एजुकेशन देंगी। सुधा मूर्ति बेहद हैरान थी कि 62 ईयर ओल्ड दादी एक 12 साल की लड़की को आधी रात में अपनी कहानी क्यों बता रही थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, और वो जानती थी कि ये सब बताने का दादी के पास कोई रीज़न या कारण ज़रूर रहा होगा। फिर उन्होंने बड़े ध्यान से दादी के चेहरे को देखा। वो दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। सुधा मूर्ति कहती हैं कि उनकी दादी एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहा करती थी, परंतु उस दिन उनके चेहरे पर चिंता थी। सुधा मूर्ति ने बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अव्वा, रोना नहीं, क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद किस तरीके से कर सकती हूँ। ऑथर की बात सुनकर दादी ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम वेडिंग अटेंड करने गई थी, करमवीरा मैगजीन अपने यूजुअल टाइम पर आती थी। दादी ने आगे बताया कि उस मैगजीन में काशी यात्रा में छपे पिक्चर्स को वो बड़े ध्यान से देखती थी, परंतु उसमें लिखी कन्नड़ भाषा उन्हें समझ में नहीं आती थी। कई बार उन्होंने उन पेजेस पर अपना हाथ फेरा कि शायद उस पर लिखा हुआ उन्हें समझ में आ जाए, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ये सब नामुमकिन है। फिर उन्हें महसूस हुआ कि काश वो पढ़ी लिखी होती तो उस लिखाई को समझ पाती। और फिर उन्होंने सुधा मूर्ति के आने का बहुत इंतज़ार किया। उन्हें लगा कि सुधा जल्द ही वापस आ जाएगी और उन्हें वो कहानी पढ़कर सुनाएगी। उन्होंने ये भी चाहा कि कोई दूसरा उनके गांव में उन्हें वो कहानी पढ़कर सुना दे, पर पूछने में उन्हें बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वो खुद को बहुत बेबस और डिपेंडेंट महसूस कर रही थी। वो एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी, परंतु उस पैसे का भी क्या जब वो स्वतंत्र या सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। सुधा मूर्ति को इसका उत्तर नहीं पता था। दादी ने आगे कहा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो कल से कन्नड़ लैंग्वेज सीखेंगी, और उसे पढ़ने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करेंगी, और दशहरा का दिन उनके लिए कन्नड़ लैंग्वेज सीखने का आखिरी दिन होगा या डेडलाइन होगा। और उस दिन वो सरस्वती पूजा रखेंगी, क्योंकि यह वो दिन होगा जिस दिन वह अपने आप उस नॉवल को पढ़ पाएंगी और साथ में आत्मनिर्भर भी बन जाएंगी। दादी के चेहरे पर उनकी डिटर्मिनेशन को देखकर सुधा मूर्ति को हंसी आ गई, और उन्होंने दादी से कहा, 62 साल की होकर आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? आपके सारे बाल भी ग्रे या सफ़ेद हो गए हैं, और हाथों में झुर्रियाँ, और साथ ही आपको चश्मा भी लगा हुआ है, और फिर आपको घर का सारा काम भी तो करना पड़ता है। दादी ने ऑथर का बचपना देखकर बड़े शांत भाव से उसको समझाया, बेटा, अगर तुम्हारे पास मजबूत इरादे हैं एक अच्छे कार्य के लिए, तो आप जीवन में किसी भी ऑब्स्टिकल या बाधा को पार कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन से ही सुधा मूर्ति उन्हें ट्यूशन्स देने लगी।
उन्होंने पाया अव्वा एक शानदार स्टूडेंट थी। वो पूरी मेहनत के साथ अपना होमवर्क किया करती थी। वो उसे पढ़ती, दोहराती, लिखती और कंठस्थ सुनाया करती थी। ऑथर याद करती हैं कि दादी उनकी पहली स्टूडेंट थी। साथ ही वो कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती थी कि बड़े होकर मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। आखिरकार दशहरा फेस्टिवल आ ही गया और सुधा मूर्ति ने सीक्रेटली दादी के लिए काशी यात्रा नॉवल खरीद ली। उस दिन दादी ने उन्हें पूजा स्थल के पास बुलाया और एक छोटे से स्टूल पर बिठाया और उपहार के रूप में या गिफ्ट के रूप में उन्हें एक फ्रॉक का कपड़ा दिया। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दादी ने झुककर सुधा मूर्ति के पैर छुए। ये देख ऑथर हैरान हो गईं, क्योंकि इंडियंस में बड़े छोटों के पैर नहीं छुआ करते। पैर तो सिर्फ भगवान, बड़ों और गुरुओं के ही छुए जाते हैं। और सुधा मूर्ति को लगा कि दादी को उनके पैर नहीं छूने चाहिए थे। ये देख और सुन दादी ने उससे बड़े प्यार से कहा, बेटा, मैं अपने गुरु के पैर छू रही हूँ, पोती के नहीं। दादी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए मेरी टीचर हो, जिसने बड़े प्यार से मुझे पढ़ना सिखाया, और आज मैं कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ नॉवल पढ़ सकती हूँ। अब मैं पढ़ने के लिए स्वतंत्र हूँ, किसी पर निर्भर नहीं, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर का सम्मान करूँ। और ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि गुरु छोटा हो या बड़ा या किसी भी जेंडर का, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। ये सुन सुधा मूर्ति ने दादी, जो उनकी पहली स्टूडेंट थी, उनके पैर छुए और त्रिवेणी द्वारा लिखी गई काशी यात्रा नॉवल गिफ्ट की। दादी ने तुरंत उस नॉवल को खोला और नॉवल का नाम, लेखिका का नाम, साथ ही पब्लिशर का नाम पढ़कर सुनाया, और अंततः सुधा मूर्ति को पता चल गया कि उनका स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर्स या शानदार सफलता के साथ पास हो गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में थोड़ी सी हिम्मत होना चाहिए। लर्निंग हैज़ नो एज। थैंक यू and keep learning.